हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माला के एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2। तो जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो एक सुरमई दीवारों वाला कमरा था। सफेद पर्दे जिन्होंने बाहर की रोशनी का रास्ता रोक रखा था, मध्यम बत्तियां जिन्होंने कमरे को मजीद तारीक कर रखा था, और स्याह बालों वाली लड़की वो बिस्तर पे पैर लटकाए बैठी थी। उसका एक बाजू पट्टियों में था और इसने अस्पताल का गाउन पहन रखा था। वो गुमसुम सी अपने पैरों को देख रही थी। जहन में बहुत से मनाजिर चल रहे थे। सुर्ख फोन बूथ के साथ में वो गिरी थी। आसमान पे उठता धुआं, वो स्याह मास्क वाला आदमी, फिर अस्पताल की छत। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। छत पे लगी बत्तियां इसके साथ चल रही थीं। शायद वो किसी स्ट्रेचर पे थी। फिर अंधेरा, फिर वो एक दूसरे कमरे में थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके सामने सूट में मलबूस सफेद बालों वाला आदमी बैठा था। वो आगे को झुके इससे कुछ कह रहा था। क्या तुम्हें मरने से खौफ आता है, सबरीना? इसने अस्बात में सर हिला दिया। फिर हर तरफ अंधेरा था। अब वो एक दूसरे कमरे में थी। उसके पेट और सीने पे पट्टियां बंधी थीं और बाजू कास्ट में था। एक आईवी लाइन का स्टैंड साथ रखा था। वो कुर्सी पे बैठी थी। सामने एक मेज के पार वो दोनों बैठे थे, सफेद बालों वाले मालिक फरीद और साथ बैठा आदमी। तुम जानती हो कॉलिंग कार्ड क्या होता है, सबरीना? इसने नफी में सर हिला दिया। इसे सीने से नीचे शदीद तकलीफ हो रही थी। काम करने का खास तरीका। कुछ अपने शिकार के जिस्म को किसी खास तरतीब से रखते हैं, जैसे वो कोई पेंटिंग हो। कुछ इसको मारने के बाद इसकी तस्वीर लेते हैं या इसको किसी खास तरीके से ठिकाने लगाते हैं। कुछ कातिल लाश के साथ अपना एक निशान या कोई चीज छोड़ते हैं। इस चीज को कॉलिंग कार्ड कहते हैं। इसकी दो वजूहात होती हैं। वो पुलिस पे तंज कर रहे होते हैं या वो अपने काम को आर्ट की तरह करके अपना दस्तखत वहां छोड़ते हैं, जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग के आखिर में साइन करता है। वो भीगी आंखों से सुने गई। तुम्हारे केस में कातिल ने तुम्हारे साथ अपना एक निशान बनाया। वो दूर मजमा में कहीं खड़ा था। वो वहां से जा सकता था लेकिन वो नहीं गया। उसने खतरा मोल लिया। उन्होंने एक टैब इसकी तरफ बढ़ाया। इस पे एक तस्वीर खुली थी, पत्थर पे बना स्लैब का निशान। ये स्लैब नहीं है, ये कुल्हाड़े का निशान है जिसके साथ दो नुक्ते बने हैं। इसने नासमझी से इन्हें देखा। ये निशान पिछले 10 सालों में यूरोप और मिडल ईस्ट में 3 लड़कियों की लाशों के साथ मिला है। क्या तुम इस निशान को पहचानती हो? उसने नफी में सर हिलाया। इसको मैदे के करीब शदीद दर्द उठ रहा था। ये काबिल का निशान है, मालिक मालिक फरीद फौरन बोले। बाइबल के मुताबिक जब काबिल ने हाबिल को मारा था तो सजा के तौर पे इसके बाजू पे ये निशान बना दिया गया था ताकि वो दुनिया में फिरता रहे और इस निशान को पहचान के कोई इसे कत्ल न करे। ये इसकी सजा एक तवील और तकलीफ दह जिंदगी थी। हर पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे कातिलों को एक नाम देता है। इस कातिल का नाम हमारी फाइल में कैन किलर है। यकीनन इसने और भी बहुत से कत्ल किए हैं, लेकिन इसने ये निशान सिर्फ 3 लड़कियों की लाशों के साथ बनाया था। हमारी प्रोफाइलिंग के मुताबिक वो इन लड़कियों से ऑब्सेसिव किस्म के इश्क में मुब्तला था। वो दूर से इनको देखता था। वो मेरा ताकुब कर रहा था। वो एकदम खौफजदा सी हुई। यकीनन ऐसे कातिल अमूमन बचपन में एब्यूज हुए होते हैं और इसका बदला मासूम इंसानों से लेते हैं। इनको कत्ल करके वैसी ही खुशी मिलती है जैसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स से मिलती है। अब क्या होगा? इसे कैसे पकड़ा जाएगा? इसने हरासा सी होके इन दोनों को देखा। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। मसला कैन किलर का नहीं है, मसला तुम्हारा है। अगर इसे मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो वो फिर तुम्हें दोबारा मारने आएगा। वो खामोश हो गए। तब मालिक फरीद खंकारे। क्या तुम्हें मरने से डर लगता है, सबरीना? और इसके सारे दर्द और तकलीफ हवा हो गए। अब हर तरफ सिर्फ एक ही एहसास था, खौफ। इसने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें एक चॉइस करनी है। कैसी चॉइस? या तुम अपनी जिंदगी में वापस चली जाओ और इसके दोबारा आने का इंतजार करो। भी सीरियल किलर अधूरी जॉब को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वो जरूर वापस आएगा। हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो शख्स इतने बरस से पकड़ा नहीं गया इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने गहरी सांस ली। और दूसरी चॉइस, हम तुम्हें यूके के प्रोटेक्टेड पर्सन सर्विसेज के हवाले कर दें। वो क्या होती है? ये पुलिस यूनिट से बना एक अदारा है जो तुम्हारे जैसे लोगों और हुकूमत के गवाहों को प्रोटेक्ट करता है। एक नई जिंदगी, एक नया मुल्क और तुम्हारे अखराजात, ये सब हुकूमत उठाएगी।
اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں پی پی ایس کے حوالے کرنے پہ تیار ہوئے ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ پی پی ایس میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذبذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو۔ منظر بدلا اور اب وہ اس سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ ماہر فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی آئی ڈی ایشو کر دے گی۔ تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ ابھی تمہاری فیملی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس روکے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنز کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے۔ تب تک کین کلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو اخراجات فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مکان کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی۔ میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی۔ ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس ایک لمحے سے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں سبرینا، اس کی obsessive نیچر سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا وہ تمہارے پیچھے آئے گا اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں ایک دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا تو کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو۔ انہوں نے اسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے اس دن تم اس سے مل سکتی ہو۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کے شیشوں کی ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق پہ جا کے ختم ہوتا اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا۔ وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرشے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا، پلٹ کے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی یا کھلے میکسی فراک۔ جب تک وہ اس راز کو چھپا سکتی تھی اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں کو سکیڑے چپتی نگاہوں سے اس فریبی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پس پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی ہے؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئی وہاں ایک اور صحیح۔ کشمالا، وہ کھنکارا، کہو کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کے نوک سے فرش مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جم گئیں۔ جوگرز سیاہ تھے، سفید نہیں۔ کچھ یاد آیا لیکن سر جھٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی نہ تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ تم دونوں نے ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنرز تھے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں چپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے کشمالا۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈ دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی، نہیں؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں۔ آگے؟ کیف جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میری اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے ان کارڈز کے بل ادا نہیں کیے۔ وہ میرے نام پہ بنے تھے۔ میں 3 بینکس کا ڈیفالٹر ہوں۔ میں جیل جا سکتا ہوں، اس سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا۔
لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے، سب یہاں ہی بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طنز تلخی کیف نے پہلو بدلا، بدقت مسکرایا۔ میں نے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اس کے ذریعے گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی سی در آئی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا، میرا ذرا سا لالچ، وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اس لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنے جھوٹ کی۔ کشمالا کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں۔ میں اس بات سے بہت آگے بڑھ گئی ہوں، اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا مجھے فرق نہیں پڑتا، اس سب میں تم دونوں کا برابر کا قصور ہے۔ اس نے تمہیں خریدا اور تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب جانا ہے، اگر تمہیں، کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں نے چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ جاب کی تھی، اور اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹتے پلکیں سکیٹ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ سفورا نے مجھے آپ کے اسٹاکر ہسبینڈ کے بارے میں بتا دیا ہے، جو ایک خطرناک آدمی ہے، اور اس کی اس شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں، وہ سادگی سے مسکرایا، کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بوئیں اکٹھی کیے، لب بھینچے سے دیکھے گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکنڈ پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک! گردن پیچھے پھینک کے سر نفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال سے میں کس گلٹ سے گزر رہا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، میری بھی ایک بہن ہے۔ میں ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور تھا، مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ اس کی ہنسی مدھم ہو گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا سفورا، میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ سفورا آپ کی طرف سے پریشان ہے، میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اعتبار توڑا ہے، مجھے مداوع کرنے دیں۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا اسے غور سے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بڑی شیو، جینز اور ہوڈی پہنے، پیروں میں جوگرز، ایک ناکام انٹرپریور کا جیتا جاگتا ثبوت۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، ابرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی، ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کے پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اسے رکنا پڑا۔ میرا کارڈ رکھ لیں، آپ مجھے بلائیں گی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں، وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب سی کھڑی، پھر کارڈ تھام لیا۔ سن شائن فلمز، کیف جمال، 7 نمبر۔ اس نے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ سبرینا کے گھر کے اقبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، اس میں نیلے رنگ کی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بیگی شرٹ اور ہم رنگ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسا لباس عموماً نارتھ امریکہ میں عرب عورتیں پہنتی تھیں۔ سر پہ خاکی رنگ کا اسٹول اوڑے، ایک پلو پیچھے کو ڈالے، وہ بال اونچے جوڑے میں باندھے ہوئے، دونوں ہاتھوں میں کانچ کی پیالی پکڑ رکھی تھی جس کے دہانے پہ وہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھی۔ آئی ایم سوری، میری مما نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے گھر کے اندر سے گزار کے یہاں لائی تھی اور اپنی ماں کے رویے پہ نادم دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے نزدیک میرے ساتھ وہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ پھر میری موت، انگلیوں سے ایئر کارڈز بنائے کے بعد کئی دفعہ میری چیزوں کو دیکھنے، ایسے میں ان کا ریسٹریننگ آرڈر فائنل کرنا بنتا تھا، اور میں ان دونوں کافی ماہر نے رک کے الفاظ تلاش کیے۔ اگریسو، سبرینا نے مسکرا کے لقمہ دیا۔ اگریسو ہوتا تھا۔ سر کو خم دیا جیسے جرم قبول کیا ہو، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایک پرسکون سا باغیچہ تھا، دور دور تک سبزہ پھیلا تھا، وہاں آس پاس کے گھر اور ان کے باغیچے دکھائی دیتے تھے۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، ہر ایک کا جن ایسے نہیں اترتا جیسے تمہارا اترا تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ اور باقی سب؟ ہماری فیملی پروٹیکشن میں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں مل سکتے، یہاں ہم نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔
जब तक कैन किलर पकड़ा नहीं जाएगा हमारे नसीब में छुपना ही है। ज़ियाद, इसका नाम ज़ियाद है। इसने तो सी की। सबरीना ने इस बात में सर हिलाया, फिर कप रखा और पैर ऊंचे करके कुर्सी पे आलती पालती कर ली। तुम लंदन भी जा सकते थे, यहाँ क्यों आए? वो अब गौर से इसे देख रही थी, इस उम्मीद पे कि तुमसे मिल सकूंगा। फिर मिलने में इतने दिन क्यों लगाए? डर था कि तुम्हें किसी मुश्किल में न डाल दूं। इसने हल्के से शाने उचकाए और वो बस मुस्कुरा दी। माहिर ने एक नजर इसके घर को देखा। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मालिक फरीद की वजह से हम सब ठीक हैं। वो हर मसले पे हमारे साथ रहे हैं। इसके लहजे में कुछ था, एहसान मंदी, तशक्कुर। माहिर ने सर झटक के प्याली मेज पे रखी। ध्यान करना, मालिक के हर काम में कोई छुपा हुआ एजेंडा होता है। वो तल्ख हुआ तो सबरीना ने गौर से उसे देखा। तुम्हारी मालिक से शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई? इसने बस शाने उचका दिए। हम आपस में ठीक हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इसने मुझे असाइलम में फेंक दिया था और इसने आपको वहां से निकाला भी था। लकड़ी में कील ठोंक देने के बाद निकाल लो तो क्या निशान चला जाता है? हम इंसान लकड़ी से थोड़ी बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से निशान चला जाता है। वो इसी नरमी से कह रही थी। वो बड़बड़ा के रह गया। ठंडी हवा साथ खड़े दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगी तो माहिर ने सर उठाया। आसमान पे बादल इकट्ठे हो रहे थे। वो आदमी अब कहाँ है? जाद सुल्तान 1 माह पहले तक जद्दा में था, अब नहीं मालूम। वो अब इस घने दरख्त को देख रहा था जो घर के करीब उगा था। सबरीना ने इसकी निगाहों का ताकुब किया। एक लहरी इसके तने के साथ ढूंढती जा रही थी। और हलाल, इसका क्या? मैं इसके बहुत करीब पहुंच के इसे फिर से खो बैठा हूँ। वो गिलहरी पे नजरें जुमाए हुए था। वो बार बार सर घास में छुपाती, फिर खुद के बाहर निकलती, फिर दाएं बाएं देखती। वो लाहौर के करीब एक इस्लामिक स्कूल में कैद थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले उसे वहां से ले गए हैं। इनके पास जिन्नात हैं, वो इन्हें आगाह करते हैं, और हमारे पास इंसान है। वो मुस्कुरा दिया। वो शायद गिलहरी के लिए मुस्कुराया था। वो अब तने से ऊपर चढ़ती दरख्त की शाखों तक पहुंच चुकी थी। अब तुम क्या करोगे? मैं फिर से सरकार को ढूंढने की कोशिश करूंगा। हलाल इसी के पास है। और वो रुका। एक दूसरा बच्चा भी है, वो हलाल के साथ कैद हुआ था। अगर मैं इसको ढूंढ लूं तो मैं हलाल तक पहुंच सकता हूँ। इसने इस तरह अंदाज में बालों में उंगलियां फेरी। वो कौन है? वो चौंक के उसे देखने लगी। माहिर ने नफी में सर हिलाया। कोई है? वो मुहूम सा बड़बड़ाया। वो इसका नाम को अभी शेयर नहीं करना चाहता था। ये उसका और हलाल का राज था। कैफ से मिलने के बाद वो कॉफी शॉप में वापस आ गई थी और इस वक्त बेजार सी काउंटर के पीछे खड़ी थी। कतार में लोग बारी बारी सामने आते और अपने ऑर्डर्स लिखवाते। वो माल था। हमा वक्त रश रहता, सर उठाने की फुर्सत न मिलती। और जब फुर्सत मिली और माला ने सर उठाया तो इस दिन वाला लड़का दिखाई दिया। वो रुक के इसे देखने लगी। इसके साथ 2 और लोग थे, एक लड़की एक लड़का। वो किसी बात में हंसते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। लड़की बैठना चाह रही थी। इसने इसके लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गई तो वो कतार की तरफ चला आया। अपनी बारी आने तक वो मोबाइल पे सर झुकाए रहा। जैसे ही इसके सामने वाला गाहक हटा, इसने मोबाइल जेब में डाल दिया और मुस्कुरा के इसे देखा। हेलो माला। इसने माला के एप्रन पे लिखा नाम पढ़ा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बदर। वो चौंका, फिर चेहरे पे खुशगवार हैरत दर आई। तुम पहली बारिस्ता हो जिसको मेरा नाम याद है। फिर वो अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। बदर। वो कब पकड़े इस पे नाम लिख रही थी। एक लम्हे को उंगलियां कपकपाई, दिल जोर से धड़का। वो अब पिकअप काउंटर पे खड़ा था। पैट इसकी काफी बना रही थी। वो इसको नहीं देख रहा था, अलबत्ता वो अगले ग्राहकों के ऑर्डर्स बंच करते हुए बार बार इस पे एक नजर डालती थी। तुम इसे जानती हो? वो अपने के साथ कुर्सियों पे बैठा किसी बात पे हंस रहा था और वो इसे देख रही थी। जब जब पैट्रिशिया ने सरगोशी की, वो बुरी तरह चौंकी। नहीं। वो जल्दी से संभली। फिर ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। वो सर झुका के दराज से सिक्के निकालने लगी। हलक में आंसुओं का गोला सा फंसा था। इस रात काफी शॉप बंद करने के बाद वो मॉल से निकली तो व्हाट्सएप खुला। इसके वकील का ऑडियो मैसेज काफी देर से आया रखा था। इसने बेचैनी से प्ले का बटन दबाया। कशमाला, आपका असाइलम केस कदरे पेचीदा हो गया है। इसकी आवाज में मायूसी थी। आपका शोहर इसी शहर में रह रहा है, मगर इसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वो सऊदीया में होता तो हम कह सकते थे कि आपको कनाडा में पनाह चाहिए, लेकिन अब वो यही हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसको एक ढकोसला भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी पाकिस्तानी औरतें असाइलम के लिए शोहर पे इल्जाम लगाती हैं, फिर असाइलम मिलने के बाद मियां बीवी सुलह कर लेते हैं और शोहर भी शोहरियत के लिए अप्लाई कर देता है। इसने एहसास बेबसी से मोटियां भींच ली। सड़क किनारे चलते हुए रिकॉर्ड का बटन दबाया और मोबाइल चेहरे के करीब करके कहने लगी, वो ये इसलिए कर रहा है ताकि मेरा केस कमजोर पड़ जाए। अब मैं क्या करूं? मोबाइल परस में रखा और कनपट्टी सहलाते हुए आगे बढ़ने लगी। ज़िया सुल्तान के जराइम हो या इसके जादू, इसके पास इसके खिलाफ कोई सबूत न था। और तभी वो एहसास फिर से होने लगा। कोई इसे देख रहा था, कोई इसका ताकुब कर रहा था। वो चौंक के घूमी, पलट के दाएं बाएं देखा, वहां कोई न था।
इसने बाहर फैली रात को देखा। बस स्टॉप तक का फासला इसे तन्हा अबूर करना था। वो बस इसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास नहीं रुकती थी, वो वहां से 7 मिनट की वॉक पे रुकती थी। इसे स्टॉप से उतर के 7 मिनट तक रात में चलना था, और इन मुल्कों में मगरिब साथ ही रात हो जाती थी। वीक डेज में तो डाउनटाउन तक वीरान हो जाते। वो तो फिर डाउनटाउन से दूर रहती थी। इधर अंधेरा हुआ और इधर कैनेडियन सारी बत्तियां बुझा के घर में दुबक गए। ऐसे में वो इलाका बिल्कुल तन्हा और अंधेर हो जाता था। अब वो क्या करे? वो अपने ताकुबकार को जानती थी, और जब तक वो यूं इसका ताकुब करेगा, वो खुद को गैर महफूज तस्वुर करेगी। और अब खुद को महफूज तस्वुर करने का एक ही तरीका था, कशमाला। ये एक गलत फैसला है। इसके अंदर किसी ने इसे झंझोड़ा, लेकिन जहाँ इतने गलत फैसले किए वहाँ एक और सही। इसने पर्स से कार्ड निकाला और उंगलियां फोन पे नंबर मिलाने लगी। सुनो कैफ जमाल, मैं तुम्हें हायर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बस स्टॉप तक जाते हुए कह रही। कैसी शर्त? मैं तुम्हें कैफ कह के नहीं पुकारूंगी। ओह नो प्रॉब्लम, आप मुझे केजे कह सकती हैं। मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं। वो जानती थी इसके दोस्त इसको केजे नहीं कहते, और इसको सिर्फ कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन इसके लिए ये काफी था। इस दफा तुम मुझे कोई धोखा नहीं दोगे, मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं करोगे, और मुझसे हमेशा सच बोलोगे। मेरे अंदर अभी इतनी इंसानियत बाकी है कशमाला मैम। आप बेफिक्र रहें, मैं एक साय की तरह आपकी हिफाजत करूंगा। इसने पूरे वसूख से कहा था। कशमाला मुबीन की कॉल बंद करके कैफ जमाल ने अपना कॉल लॉक खोला, फिर एक नंबर को दबाया। घंटी जाने लगी। क्या हुआ? ज़ियाद सुल्तान की बेजार सी आवाज सुनाई दी। वो मुझे बॉडीगार्ड रखने के लिए मान गई है ज़ियाद भाई। वो खुशगवार हैरत से कह रहा था। आपने दुरुस्त कहा था, आपकी बीवी लोगों पे बहुत जल्द भरोसा कर लेती है। गुड। ज़ियाद का लहजा बेतासुर था। तुम्हारी रकम तुम्हारे अकाउंट में हर हफ्ते पहुंचती रहेगी। जिस दिन इसने तुम्हें फायर किया, हमारी डील खत्म। अब ये तुम पे मुनसिर करता है, तुम इस जॉब को कितना तूल दे सकते हो। ज़ियाद सुल्तान ने खुश्क अंदाज में कह के कॉल काट दी। कैफ जमाल ने मुस्कुरा के मोबाइल नीचे रखा। केजी, वो बड़बड़ाया। वो क्यों नहीं चाहती कि वो इसको कैफ कह के पुकारे। नगीना बेगम की नीम तारीख घर में अजीब मसालों की बदबू फैली थी। वो लकड़ी के फर्श से बने डाइनिंग रूम में फर्श पे बैठी आलती पालती किए नंगे सर बाल फैलाए, इनके गिर्द एक नारंगी रंग के पाउडर से दायरा खींचा था। हाथ में तस्बीह थी, और हसार के अंदर एक बर्नर पे हंडिया रखी थी। इसमें एक काड़ा सा पक रहा था। अंदरानी मौदब सी हसार के पार खड़ी थी। बार बार वो फिक्रमंदी से इनके झुके सर को देखती। वो आंखें मूंदे कुछ पढ़ रही थी। सरकार, ये जरूरी है क्या? इन्होंने जवाब नहीं दिया। अपना मंत्र बड़बड़ाती गईं। आपका जादू माहिर फरीद पे कभी असर नहीं करता। पहली दफा इस हलाल ने आसिफ को आजाद करा दिया, दूसरी दफा जादू पलट आया। इसकी आवाज में वहमे थे, खदशात थे। आप पहले ही इतनी बीमार हैं, ऐसे में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हमारी जिंदगी अपने इख्तिताम के करीब है अंदरानी। वो आंखें मूंदे बोली। हमने कई बरस से अपनी कुव्वत बचा के रखी हुई थी, इस एक आखिरी अमल के लिए, सहरुल मौत। हंडिया से जामनी धुआं सा निकल रहा था। अंदरानी ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। हंडिया का जादू सबसे संगीन जादू था। इसकी कोई काट नहीं थी, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। इसका मरना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी, क्योंकि हमें डर है कि इसकी वजह से कशमाला अपना बच्चा न मार दे। इन्होंने आंखें खोल के इसे घूरा तो वो कदरे सहम गई। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सिर्फ वो है जो हमारी बरसों की रियाजत जाया कर सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद माह में ज़ियाद की बेटी हमारे हाथ में होगी। हमारा अमल पूरा होने को है, इसलिए इसका मरना जरूरी है। इसने सर अस्बात में हिला दिया। अलबत्ता वो इसी तरह फिक्रमंदी से इन्हें देखे गई। वो अपनी नींद में मर जाएगी दम घुटने से, लेकिन इसे तकलीफ होगी अंदरानी। मैं इस शख्स को इसी अजियत और कर्ब से मारना चाहती हूँ, जैसी इसने बरसों से मुझे और मेरे बेटे को दी है। फिर इन्होंने आंखें बंद की। हम अमल शुरू कर रहे हैं, तुम दरवाजा बंद कर दो। अब हम कलाम नहीं करेंगे। अंदरानी हुक्म की तामील करते हुए तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगी। वो अभी ब्लांडर्स नीचे गिरा रही थी जब इनकी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो आज रात से पहले मर जाएगा। वो अब आंखें मूंदे सफूफ सा हंडिया में डाल रही थी। अंदरानी की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। सो माहिर फरीद की कहानी का इख्तिताम होने जा रहा था। वो माहिर फरीद जिसने बरसों से इसकी सरकार को बेचैन रखा था। वो सबरीना के घर से निकला और सड़क किनारे कदम कदम चलने लगा। वो अपनी कार दूर खड़ी करके आया था। इसे खदशा था कि कोई इसका ताकुब न करे। मगरिब उतर रही थी, हर तरफ जामनी सी रोशनी थी। अंधेरा अपने पर फैलाने लगा था। एकदम हवा का तेज झोंका आया, सर्द झोंका जिसमें तपिश थी। साइड वॉक पे चलता माहिर फरीद रुक गया। दाएं बाएं देखा, वहां कोई न था, लेकिन वो महसूस कर सकता था इनके कदमों की चाप। वो फिर से चलने लगा। हाथ पैंट की जेबों में डाले, गर्दन उठाए, सीध में देखता वो कदम उठाता गया।
वो इनको सुन सकता था, सूंघ सकता था। वो तीन थे। इनकी सरगोशियां इसके पीछे से आ रही थी। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। सड़क अब मेन रोड तक पहुंच चुकी थी। वो इसे अबूर करके इस पथरीली रविश पे चलने लगा जिसके साथ सब्जाजार बना था। सब्जाजार एक ढलान पे था। इसमें एक पार्क था और वहाँ चंद झूले लगे थे। ढलान घास पे ढकी थी। वो चंद फीट नशीब में जाके समुद्र के पानी से मिलती थी। वो वहीं सब ढलान के सिरे पे खड़ा चंद लम्हे नीचे फैले पानी को देखे गया। वहाँ आसपास कोई न था। हर तरफ वीराना था और बढ़ती तारीखी। पार्क के तमाम झूले साकित थे, जैसे खामोशी से इसे देख रहे हों। वो आगे बढ़ने लगा जब एक आवाज सुनाई दी, जैसे जंग आलूद लोहे की होती है। इसने पलट के देखा। एक झूला धीरे धीरे हिलने लगा था। वो एक सीसा था। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, हर हरकत के साथ जंग की चीखें निकलती। इस सीसा के करीब से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। वो चंद लम्हे सपाट चेहरा के साथ इसे देखता रहा, फिर ढलान से नीचे उतरने लगा। सीसा की रफ्तार अब तेज होती जा रही थी। सरगोशियां भी बढ़ गई थी। धीमी सी हंसी, जैसे कोई इस पे तंज कर रहा था। वो जुगर से घास ढूंढता आया और इसी सीसा के करीब आ रुका। अब वो इन्हें सुन सकता था। वो वहीं थे, इसके आसपास। वो चंद सानिया वहीं खड़ा रहा। सीसा ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर होता रहा। तेज, मजीद तेज। अंधेरा फैल रहा था। स्याह बादल सर पे आ चुके थे और फिजा का बोझलपन मजीद बढ़ गया था। वो वहीं खड़ा इसी सीसा की इस सीट को देखता रहा जो इसके करीब थी। वो बार बार ऊपर जाती, फिर नीचे आती। घास पे एक लम्हे के लिए रुकती, फिर ऊपर उठ जाती। इस दफा जैसे ही इसने जमीन को छुआ, माहिर ने एकदम अपना जोगर इस पे रख दिया। सीसा रुक गया। एक लम्हे के लिए सारी फिजा साकिन हो गई। अब मेरी बात गौर से सुनो। वो बोला तो आवाज में सारे जहान की सख्ती थी। तुम गुलाम हो, मैं नहीं। इसने जोगर तले दबी लोहे की सीट के अंदर से दबाव उठने लगा। वो इतना ही दबाव लगाए इसे जमीन होती रहा। क्या सोच के तुम लोग मेरे पीछे आए हो? मुझे डराने, मेरे अंदर दाखिल होने, मुझे मारने? इसने अफसोस से सर झटका। तुम गुलाम हो एक इंसान के, और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी इंसान से, ना किसी जिन से। इसके जोगर के नीचे से मुखालिफ दबाव बढ़ने लगा, लेकिन वो पूरी कुव्वत के साथ सीट को दबाए हुए था। अगर तुम इस इंसान की गुलामी करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन आज से तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। सीट ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी और इसे दबाव रखने में इसे पसीना आने लगा था, मगर चेहरे पे सुकून था, बेनियाजी थी। तुम आज से मेरे पीछे नहीं आओगे। वो अल्फाज तोड़ तोड़ के अदा कर रहा था। अगर तुम अल्लाह ताला को मानते हो। सीट के अंदर से दबी दबी सी चीखें निकल रही थी। और क्यामत के दिन पे यकीन रखते हो। इसके कंधों पे दबाव पड़ने लगा। तो आज से तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। वो बुलंद आवाज में कह रहा था। पसीना पेशानी से गिरता, कान से नीचे लड़क रहा था। एकदम तेज गर्म हवा चलने लगी। पार्क के सारे झूले जोर जोर से उड़ने लगे। इनमें गुस्सा था, जैसे कोई अनदेखी आंधी हो जो समुद्र किनारे इस ऊंची ढलवान पे बने पार्क के गिर्द ही चल रही हो। इस आंधी में रेत न थी, सिर्फ तैश थी। मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। इसके चेहरे के तासरात में कोई फर्क न आया। गर्दन झुकाए वो जोगर तले दबे लोहे को देख रहा था। तुम्हारा सरकार ना तुम्हें मार सकता है, ना तुम्हारा रिस्क रोक सकता है। झूले अब तेजी से उड़ रहे थे, जोरदार चिंगाड़ के साथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, गोल गोल। सिर्फ वो सीसा बेबस था जिसकी एक सीट इसके जूते तले थी। मैं तुम्हें इस अल्लाह के नाम के साथ आजाद करता हूँ जो तुम्हारे रिस्क और जान का मालिक है। इसने अब अपने घुटने पे हाथ रख दिया था। पैर में जैसे सुइयां सी चुभ रही थी। कोई इसके सारे जिस्म को नीचे से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम से आजाद करता हूँ। इसका तनफ्फुस तेज हो रहा था, हर जादूगर की कैद से, हर इंसान के शर से। जोकर तले दबी सीट पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश कर रही थी। करीबी स्विंग ऐसे हवा में दाएं बाएं उड़ रहा था जैसे जंजीर तोड़ के समुंदर में जुस्त लगाना चाहता हो। बल्कि तुम वापस इसी जादूगर के पास जाओगे जिसने तुम्हें भेजा है। इसकी आवाज अब किसी गुर्राती हुई सरगोशी जैसी थी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम ये जादू इसी के ऊपर वापस पलटा दो जो इसका अहल है, क्योंकि मैं इसका अहल नहीं हूँ। बादल जोर से गरजे। बिजली ऐसे चमकी जैसे कहीं गिरने वाली हो। गर्म हवा के थप्पड़ में दबी दबी सी चीखें सुनाई दी। वो तकलीफ में थे। तुम जहाँ से आए हो, मुझे तकलीफ दिए बिना वहीं लौट जाओ। वो इस जादू का मुझसे ज्यादा अहल है। हवा का जोर टूट गया। झूलते हुए झूले धीमे हो गए। तुम आज से मेरे पीछे नहीं आओगे। सीसा की कुव्वत दम तोड़ गई थी। झूले धीरे धीरे साकित होने लगे। हवा अब मुकम्मल खामोश थी। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम के साथ इस जादूगर की कैद से आजाद करता हूँ। इसने धीरे से जोगर हटाया। सीसा अब खामोश था, साकिन। सरगोशियां दम तोड़ चुकी थी। वो वहां से पलट गया और धीरे धीरे
ढलान से ऊपर चढ़ने लगा। जेब में हाथ डाल के नीली तस्वीर निकाली और जेरे लब कुछ पढ़ते हुए अब वो सड़क की तरफ बढ़ रहा था। चंद कोस दूर बने पार्किंग लॉट में इसकी कार इसकी मुंतजिर थी। झूले अब साकित थे। बेसमेंट का दरवाजा खुला और लकड़ी के जीनों पे कदमों की चाप सुनाई दी। बेसमेंट इसी तरह काठ कबाड़ से भरी थी। कोने में एक सुकून के साथ हथकड़ी लगे हाथों वाली हलाल बैठी थी। सर घुटनों में रखे वो दाईं दीवार पे आंखें जमाए हुए थी। अंदरानी ने ठक से खाने की ट्रे इसके सामने रखी। कैसी हो हलाल? इसे गौर से देखती वो इसके सामने चौकड़ी मार के बैठी। हलाल ने चेहरा नहीं मोड़ा, ना जवाब दिया। अगर तुम सरकार की बात मान लो तो तुम्हारी कैद खत्म हो सकती है। इसने आगे बढ़ के चाबी से इसकी हथकड़ी खोली और नरमी से इसे हलाल के हाथों से निकाला। इसकी कलाई पे निशान सा पड़ चुका था। तुम्हें हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी। तुमने कौन सा भाग जाना था? इसकी आवाज में तंज भर आया। हलाल ने जवाब नहीं दिया। वो चेहरे घुटनों में रखे हुए थी। इसकी थोड़ी और कनपटी पे जख्म का मुंदमिल सा निशान आज भी वाज़ा था। टूट जाएगी, वो बड़बड़ाई। अब आंखें बंद थीं। अंदरानी चौंकी। क्या कहा? हंडिया टूट जाएगी, वो जेरे लब दोहरा रही थी। हंडिया टूट जाएगी। अंदरानी के सर पे गोया छत आन गिरी। वो एकदम उठ के भागी। अपने भारी वजूद के बावजूद सीने फलांगती ऊपर आई। दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसे कोई होश न था। डाइनिंग रूम को खुलता दरवाजा जोर से बजाया। वो सख्ती से बंद था। इसने कपकपाते हाथों से चाबी अंदर घुसाई और हैंडल जोर से घुमाया। नारंगी दायरे के दरमियान नगीना बेगम गिरी पड़ी थी। तस्बीह के दाने टूट चुके थे। वो चिल्लाते हुए इनकी तरफ लपकी, लेकिन करीब पहुंच के इसके कदम जंजीर हो गए। इसकी आंखें खुली थी और जिस्म झटके खा रहा था, जैसे कोई दौरा सा पड़ रहा हो। लेकिन वो इनके जिस्म को नहीं देख रही थी, वो इनके चेहरे के दाएं हिस्से को देख रही थी। वो जल रहा था। बिना आग के इनका चेहरा जल रहा था। इसमें से बदबूदार धुआं एक साथ उठ रहा था। 3 बरस पहले तुमने हलाल के साथ ऐसा क्यों किया? ये वो पहला सवाल था जो इतने दिन बाद इसको देखते ही नगीना बेगम ने पूछा था। अंदाज में ना गिला था, ना गुस्सा, सिर्फ नरमी थी। ये ज्यादा काला हुर वाला घर था। इसका लाउंज हमेशा की तरह नीम अंधेर था। वो एक पर्दे के साथ रखी आर्म चेयर पे बैठा था और पैर लंबे करके ओटोमन पे रखे थे। पर्दों के दरमियान से रोशनी बारीक झिर्री की सूरत में अंदर आ रही थी। वो झिर्री जियाद के आधे चेहरे पे पड़ रही थी, बाकी आधा तरीकी में था। वो मर भी सकती थी। वो स्टिक के सहारे चलती हुई इसके करीब रखी आर्म चेयर पे बैठी। इसके घर वालों ने इसकी तलाश से हार मान ली। वो इस झुर्री से बाहर दिखाई देते लॉन को देख रहा था। एक आंख रोशनी और दूसरी आंख अंधेरे में थी। बच्चे की दफा सब हार मान लेते हैं। वो धीरे से मुस्कुराई, आंखें नम हुई, सिवाय इसकी माँ के। फिर गौर से इसको देखा। क्या है इस लड़की में ऐसा खास जो इसके लिए आपने? ज़ियाद ने चेहरा उनकी तरफ मुड़ा। अब वो मुकम्मल तारीकी में था, लेकिन इनकी आंखों को तारीकी में देखने की आदत थी। मुझसे एक मासूम लड़की का कत्ल करवाया। मासूम तो मैं भी थी ज़ियाद, लेकिन दुनिया ने क्या किया मेरे साथ? इनका चेहरा तरीके में था, सपाट, किसी तासुब के बगैर। इसने सर झटका। क्या वो आपके काम आएगी? वो हमेशा मेरे काम की रहेगी, लेकिन इसको राजी करना जरूरी है। ज़ियाद ने गर्दन मोड़ ली। झिल्ली वापस चेहरे को नीम रोशन करने लगी। मैं मजीद किसी का कत्ल नहीं करूंगा। मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सकी। ये रास्ता आपने अपने लिए खुद चुना था मेरे बेटे, लेकिन अब इसको आप किसी और की वजह से छोड़ रहे हो। मैं मजीद इस गुनाह की दलदल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। वो खड़े होते हुए बोला। अब इसका सारा वजूद 2 हिस्सों में बटा था, तारीख और रोशन। वहाँ क्या करोगे? एक आम सी नौकरी? आप मेरा सबसे कीमती असासा हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अम्मी। वो इनकी तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन मैं मजीद आपके इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे निजात चाहिए। अब आप इस रास्ते पे बहुत दूर आ गए हो। अब कोई वापसी नहीं। मुझे कुछ अरसा इसका गम मनाने दें। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो पलट के इसे देखने लगी। और वो लड़की कशमाला, इस तरह आपसे इसे पुकारा। इसके कदम ठहर गए, मगर वो मुड़ा नहीं। मुझे सिर्फ एक लड़की पसंद आई थी और आपने इसे मुझसे दूर कर दिया। अब मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है। वो आगे बढ़ गया। वो घर से बाहर जा रहा था। इसके जाने के बाद चंद सानिये गुजरे थे कि किसी कोने से अंदरानी निकलकर इसकी तरफ आई। जात की छोड़ी हुई जगह के साथ आ खड़ी हुई। क्या आप इसे सबरीना की हकीकत नहीं बताएंगी? नगीना बेगम चौंकी, फिर चेहरे पे नागवारी गुजरी। नहीं। गर्दन मोड़ के घूर के इसे देखा। आंखों में इतनी ठंडक थी कि अंदरानी के अंदर तक सर्द लहर दौड़ गई। इसके बारे में जो मेरे मोकल बता चुके हैं वो राज ही रहेगा। ज़ियाद कभी नहीं जान पाएगा कि वो जिंदा है, कनाडा में है शायद, या जहाँ भी। इन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। इसको ज़ियाद की नजरों में मुर्दा रहने दो। वो मेरे बेटे के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन
वो कशमाला, वो इसके लिए भी राजी नहीं। अंदरानी के लहजे में तशवीश थी। और कबीरा भी अपनी बेटी के लिए। कबीरा बेवकूफ है, इस वादे का मतलब नहीं जानती। उन्होंने नखवत से सर झटका। इसका हल भी सोचते हैं हम। उन्होंने पीछे को टेक लगा ली और तस्वीर के दाने गिराने लगी। अभी वो कोई नया अमल करने के काबिल नहीं थी, लेकिन जब तक होंगी ज्यादा समझ चुका होगा। इनका जहन एक नया ताना बाना बुनने लगा था। बारिश इस छोटे से घर की लकड़ी को भिगो रही थी। बेरबल सड़क किनारे पार्क की गई कार में बैठा था। विंड स्क्रीन पे मुसलसल वाइपर्स चल रहे थे। वो यहाँ से माहिर को देख सकता था। वो इस घर की चौखट पे खड़ा बार बार बेल बजा रहा था। दरवाजा हनूज बंद था। थोड़ी देर बाद वो इस तरफ आता दिखाई दिया। वो स्टिक के सहारे चल रहा था। वो लोग ये घर छोड़ के जा चुके हैं। वो अंदर बैठा तो मुकम्मल भीगा हुआ था, लेकिन इसे जैसे परवाह नहीं थी। छोड़ना ही था। जितने चक्कर तुमने सबरीना के घर के लगाए थे, इन्होंने यहाँ नहीं रहना था। बीरबल खफी से कहते हुए कार सड़क पे डाल दी। मैं सिर्फ इनसे बैठ के बात करना चाहता था, समझाना चाहता था कि मेरा कसूर नहीं था। मैंने इस रोज सबरीना को वहां नहीं बुलाया था, लेकिन नहीं। इसने तल्खी से सर झटका। माहिर फरीद को कोई इतबार नहीं करता। मालिक कह रहा था कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक इंजेक्शन फाइल की है। जिस मुझे मत बताया करो कि मालिक क्या कह रहा था। इसने एकदम बात काट दी। बीरबल खामोश हो गया। वो बाहर देखे गया और बीरबल चुपचाप ड्राइव करता रहा। तुम मेरे साथ इस्तांबुल चलो, हम मालिक और कंपनी सबसे दूर चले जाएंगे। इससे क्या होगा? वो खिड़की से बाहर भागते गीले घरों को देख रहा था। हमें माँ और हलाल की याद नहीं आएगी। हलाल जिंदा है। बीरबल ने गहरी सांस ली। चेहरे पे एकदम बहुत सी तकलीफ उभरी। जैसे तुम्हें मालिक के नाम से तकलीफ होती है, वैसे ही मुझे हलाल के जिक्र से तकलीफ होती है। माहिर, वो मर चुकी है और इस बात को 3 माह हो चुके हैं। बार बार वही झूठी उम्मीद मत दिलाया करो। इसने कहा था फिर मिलेंगे। वो बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। बीरबल ने नहीं सुना। वो इसी खपकी से कह रहा था, वो मर चुकी है। अगर आग में नहीं मरी तो इसके बाद मर गई थी। इतनी देर तक कोई अगवा किए बच्चे को जिंदा नहीं रखता। खुदा के लिए अब ये जिक्र छोड़ दो, वरना मैं भी तुमसे दूर चला जाऊंगा। इसने कार की स्पीड तेज कर दी। वो खामोशी से बाहर देखे गया। बड़बड़ाहट जारी थी। हलाल से बदर और बदर से हलाल तक अल्फाज इश्काल सब पानी की बारिश में गुडमुड हो रहे थे। तुमने सब्रीना के घर दोबारा जाने की कोशिश क्यों की? यास्मीन के ऑफिस में संदलवुड की खुशबू फैली थी। वो एक कुर्सी पे टांग जमाए बैठी अपने पैड पे कुछ लिख रही थी। चेहरे पे खुफकी थी। वो मुझे कुछ देना चाहती थी। वो सामने काउच पे निढाल सा लेटा था, सर एक आर्म सेट, पैर दूसरे तक लंबे किए। वो 2 उंगलियों से बंद आंखों को मसल रहा था। इसकी फैमिली ने तुम्हारे खिलाफ इंजेक्शन फाइल की है माहिर। ये तुम्हारे करियर और रिकॉर्ड के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस मुल्क में रहना ही नहीं है। फिर क्या करोगे? पता नहीं। मुझे गुस्सा आता है इस मुल्क वालों पे, इस शहर वालों पे, ऑफिस वालों पे। इन सब की नजर में मैं साइकोपैथ हूँ। तुम्हें अभी भी बहुत जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। वो नरमी से याद दिला रही थी। फिर इसने रुक के थूक निकला, जैसे अल्फाज तलाश किए। तुम्हें मेरे एक सीनियर से मिलना चाहिए। वो एकदम चौंक के सीधा हुआ, पैर नीचे उतारे। क्यों? वो और से इसके चेहरे को देखा। वो तुम्हारी मुझसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। तुम कहीं जा रही हो? इसकी सारी हंसियात जाग उठी। यास्मीन की आंखों में नमी और लबों पे मुस्कुराहट दर आई। मैं ये मुल्क छोड़ रही हूँ। मेरा वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो सका। कहाँ कहाँ जाओगी तुम? रूस? रूस में कुछ नहीं रखा। मैं वहीं जाऊंगी जहाँ रूस के लोग पैसा कमाने जाते हैं। तुर्की? वो एकदम बोला। कमरे की फिजा बोझल सी हो गई थी। इसने इस बात में सर हिलाया। तुर्की इस शहर से सस्ता है। वहाँ हम रूसियों के लिए रहने का मौका बेहतर है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम एक थेरेपिस्ट पे इतना इन्हिसार नहीं कर सकते। मैं किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकता। वो मुझ पे यकीन नहीं करेगा। वो बेबसी से मुठ्ठियां बिछे हुए था। यास्मीन को लगा कि जैसे इसके सामने एक बच्चा बैठा हो जिसकी आंखों में खौफ था। माहिर, वो सरगोशियां, वो चाप, वो अब भी सुनाई देती हैं। मैं इनको नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। इसने सर नीचे गिरा दिया और दोनों हाथों में बाल बिंच लिए। हम लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे यहाँ बैठे बगैर तुम्हें अपनी बात नहीं समझा सकता। माहिर, तुम्हें मेरे फैसले का एहतराम करना होगा। मुझे खुद को और मेरी फैमिली को सबसे ऊपर रखना है। वो नरमी से कह रही थी। वो चंद लम्हे इसी बेबसी से इसे देखे गया। मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम मुझे वहां आने से भी नहीं रोक सकती। इसका जहन एक फैसला कर चुका था। वहां से निकलते हुए वो बीरबल का नंबर मिला रहा था। बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो एक ही सांस में कहता गया। हम इसी हफ्ते इस्तांबुल जा रहे हैं। दूसरी जाने बीरबल फोन रखते ही नम आंखों से मुस्कुराया। इसका भाई बिलाकर इसकी मोहब्बत में इसके पसंदीदा शहर रहने आ रहा था। ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी वीडियो काफी है। अब लास्ट पार्ट रह गया है, वो मैं कल को अपलोड करूंगी।
تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔